प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका क्लासेस में आपका स्वागत है और आज के सेशन में आपको एमसीक्यू वो भी गणित के कक्षा 10 के टॉप 20 एमसीक्यू यहाँ पर हम कराने वाले हैं। अब करना क्या है, आपको थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के भी बता दीजिए कि सेशन में जुड़ जाइएगा और 20 इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू आज सीख लीजिएगा। और ये ऐसे एमसीक्यू रहेंगे कि जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा 25-26 है उसमें आपको इसमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं या फिर इसी तरह का कोई क्वेश्चन मिल सकता है, ये बिल्कुल श्योर है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे विधिवत और उसका आंसर निकाल करके तब आप यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी बताएंगे कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या यदि 42 और 15 का लासा दिया है 210 तो मासा इसका कितना होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए इसके लिए सूत्र एक होता है, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहां पर क्या करिएगा, मासा निकालना है तो हम यहां पर मासा लिख लेते हैं और गुणे कितना, लासा कितना है 210 है तो आप यहां पर 210 लिख लीजिएगा। पहली संख्या कितनी है 42 है और दूसरी संख्या कितनी है 15 है। ठीक है, अब इससे मासा की वैल्यू पता करेंगे तो आप यहां पर काट दीजिएगा, 21 दहम 210 और 21 दूना 42 होता है। 2 से काटेंगे, 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, 5 से काट देंगे 15 को तो 5 तिया 15, निकल गया आंसर कितना, मासा निकला ये 3। और ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन हो गया पहला सही ए। तो इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यहां पर लिखा है संख्या 240 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे ये बताना है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसके लगाने के दो ढंग हैं, एक तो हम 240 के गुणनखंड कर लें फिर मैच करें कौन सा इससे मिल रहा है वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम इन सब का क्या कर लें, गुणा कर लें और गुणा करने पे जो 240 हो जाए वही आपका आंसर है। अब जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पर जरा देखिएगा, हम ऐसे थोड़ा एक जो है रफ आइडिया लेके ही आपको आंसर बताने निकालने की जो है बता रहे हैं कि कैसे हम इसमें ऐसे ही रफ आइडिया लेकर के हम आंसर निकाल सकते हैं। 240 लाना है, 240 का मतलब हुआ यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, अब 40 जो ये हो गया। अब यहाँ पर गुणा करना है तो 3 तिया 9 तिया 27, तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ जरा देखिएगा 2 का पहाड़ा यदि हम लगाएंगे कितनी बार, 2 का पहाड़ा लगाएंगे 4 बार तो हो जाएगा 16, 16 तिया 48 हो गया। और 48 और 5 का जरा गुणा कर लीजिएगा, 16 तिया 48 और 5 का गुणा हो जाएगा 48, हम यहाँ लिख लेते हैं और 5 लिखते हैं, 5 × 40 ये हो गया आपका 4, 5 चौके 20 और 4 24। देखिए ये आंसर आपको मिल गया 240। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मान लो ये तरीका आपको नहीं पता है तो हम इसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो जो बहुत तेज विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा बताने का नहीं है, हम उन विद्यार्थियों को लेके यहाँ पर चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो हम इनको कैसे लगाएंगे। क्योंकि भैया उन लोगों को थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है। तो हमारा ये जो सेशन है, हम जो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे नीचे क्लास से इनकी जो
जिस लड़के को बहुत कम पता है उसको भी ये जानकारी हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 240 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 240 ये लिख लीजिएगा। आखिरी में यहाँ पर 0 है या 2 से कोई संख्या कटने वाली होगी तो पक्का वो 2 से कटेगा, तो आपको 2 से काटना है। ये हो जाएगा 2 एक अन्ना 2, 2 ये हो गया 0, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छाक 12 ये 0 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 हो गया और 30 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 15 हो गया। अब 2 से देखिए नहीं कट रहा, अब ये 3 से कटेगा, 3 5 15 हो गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और ये आपका ये गुणनखंड हो गया। अब जरा मिलाइएगा कौन सा, 2 कितनी बार है, 4 बार है। अब ऑप्शन में चेक करिएगा, 2 4 बार कहीं और नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5 = 0। पहली समीकरण हो गई। दूसरी है -4x - 6x = 10, ये दिया हुआ है, का हल होगा। अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, देखिए इस तरह का कोई रैखिक युग्म समीकरण आएगा तो आपको ये देख लेना है कि दोनों समीकरण एक जैसी हैं या नहीं है। गलती यहां पर हो सकती है क्योंकि देखिए ये समीकरण =0 लिखा है और ये समीकरण =10 लिखा है, तो दोनों समीकरण को हम एक जैसा बनाएंगे उसके बाद लगाएंगे। तो देखो हमने क्या लिखा है, पहली समीकरण को 2x + 3y और +5 = 0, +5 = 0, ये समीकरण नंबर हमने 1 बना ली। दूसरी समीकरण क्या लिखी है, 4x, वो भी माइनस का है तो -4x लिख लिया, -6y, और हाँ यहां पर देखो क्या लिखा था, बराबर 0 और यहां पर =10 है तो माइनस यहां पर ले आएंगे, -10 कर लेंगे, इन पक्षांतर कर लिया, = 0। अब जरा देखिएगा दोनों समीकरण =0 के बराबर हो गई। अब क्या करना है, इस समीकरण से आपको तलाशना है a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान 5 है। यानी कि x का गुणांक a1 हो जाएगा, y का गुणांक b1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट होगा वो c1 हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण में आते हैं, a1 के स्थान पे -4 हो गया है, b1 के स्थान पे -6 और c1 का मान c2, सॉरी देखिए यहाँ पर a2 होगा, a2 b2 और c2 इसका जो मान आएगा, क्योंकि पहली समीकरण के लिए 1 1 लिखेंगे, दूसरी समीकरण के 2 2 लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका -10। अब देखिए क्या है, यहां पर हम लिखते हैं a1 / a2, कितना आ गया, a1 की जगह पर आप 2 लिखेंगे, इसकी जगह पे -4 लिखेंगे, भाग करेंगे तो -1/2 हो गया, लिख लेते हैं। अब दूसरा देखिए क्या होगा, b1 के स्थान पे आपको b1 / b2 लिखना है और ये जाएगा -3/6, भाग करेंगे तो ये भी 1/2 माइनस का निकलेगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है। और c1 / c2 ये भी देखिए माइनस लगा हुआ है, आपको 5/10 लिख देना है, ये भी 1/2 हो गया माइनस का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन दिख रहा है आपको कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, मतलब a1 / a2, b1 / b2, c1 / c2 तीनों आपस में बराबर हैं। और यदि तीनों ये आपस में बराबर होते हैं तो इस रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सेकंड सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस सवाल को विधिवत याद कर लीजिएगा, ये रिलेशन को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो उन रेखा युग्म के उन जो है रेखा समीकरण युग्म जो है वो होंगे इनके अपरिमित रूप से अनेक हल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए भाई। फोर्थ नंबर में ये कहा द्विघात बहुपद 6x², तो लिखते हैं यहां पर 6x² -7x और +5 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल कितना होगा तो आपको यहां पर लिखना है, a का मान ये 6 हो गया है, b का मान -7 हो गया है और c का मान 5 हो गया है। अब क्या करना है, यहां पर शून्यांकों का गुणनफल लिखना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखना है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये होता है c/a। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, c की जगह पर 5 लिख देना है और a के स्थान पे 6 लिख देना है, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, 5/6। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी दिख रहा है, ये 5/6 यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है प्रायिकता से संबंधित, और कहा क्या गया है, एक निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगी। यानी कोई घटना निश्चित रूप से घटित होगी, इसकी प्रायिकता क्या है, उसकी घटना की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन लिखा है पहला 1, दूसरा ऑप्शन लिखा है 0, तीसरा ऑप्शन लिखा है इन्फिनिटी और चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार पूछा गया है कि कहीं ये पूछा जाएगा कि निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता और कोई घटना न घटित होने की प्रायिकता, ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है, कि सूरज पूरब में निकलेगा, ये श्योर है, ऐसा नहीं कि पश्चिम में सूरज निकल जाए। तो ये घटना क्या है, निश्चित होने वाली है, ठीक। और इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। क्या है सूत्र, अनुकूल घटना और अपान में कुल घटना। अनुकूल घटना भी एक है, कुल घटना भी एक है, तो इसका मतलब यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो पहला ए यानी ए सही होगा। अब यदि यहाँ से पूछा जाए कि किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के जो है निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता तो मालूम हो गई, न घटने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो याद रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, और न घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है tan थीटा ये लिखा है कितना, √3। तो आपको थीटा का मान बताना है। तो देखिए tan थीटा लिख लीजिएगा, और टेबल में देखिएगा tan की टेबल में √3 किसका मान आता है, तो आप बताएंगे सर tan 60 का मान √3 होता है। तो मैं यहाँ पर √3 को हटा के और इसकी जगह पर tan 60 लिख देता हूँ, क्योंकि tan 60 बोले या √3 बोले एक ही बात है। अब क्या करिए, दोनों तरफ से tan को स्लिप कर दीजिएगा और थीटा का मान कितना जाएगा, 60 यानी कि 60 अंश। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन देखिए बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 60 अंश। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, r त्रिज्या वाले एक ठोस
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए, जैसे कि हम बात करें, ये है अर्धगोला, अर्धगोला ये हो गया, और अर्धगोला भी कैसा, ठोस है। इसकी त्रिज्या कितनी बताई, त्रिज्या बताई r ये है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि इसको कितना हम पालिश कर सकते हैं। सीधा सा उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे आप सेब को काट दीजिए, ठीक है, तो उसके आसपास ये सरफेस हो गया, उसके ऊपर भी तो होगा सरफेस, ठीक है। तो यहां पर यदि इसकी हम वक्र संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ये देखिए अर्ध गोले का पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πr²। क्यों, क्योंकि पूरे गोले का पृष्ठ होता है 4πr²। अर्धगोले का कितना हो गया, 2πr²। अब अभी ये वाला भी तल तो बाकी है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे πr²। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3πr²। अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखो पहला ऑप्शन लिखा है 2/3πr²। ये कोई सूत्र होता ही नहीं है, ठीक है। ये कह सकते थे कि वृत्त के क्षेत्रफल का 2/3 लिखा हुआ है। अब यहां पर लिखा है 2πr², सेकंड ऑप्शन, ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और ये लिखा है 3πr², यही आपका है राइट आंसर, 3πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। और चौथा ऑप्शन दिया है 4πr², ये गोले का वक्र पृष्ठ है। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3πr²। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो बिंदु 2,3,2 और 1,4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो जरा बिंदु लिख लेते हैं, कौन से हैं, 3,2। तो मैं यहां पर एक बिंदु लिखता हूं, 3,2 हो गया है। दूसरा बिंदु कौन है, 1,4। अब इनके बीच की दूरी लिखनी है तो आपको यहां पर x1 लिख देना है, और ये y1 हो गया, x2 लिख देना है और y2 लिख देना है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, d इक्वल होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d लिख लेंगे, अंडर रूट का निशान लगा देंगे। x1 की जगह पर आपको 3 लिखना है, x2 की जगह पर 1 लिखना है, तो 3 माइनस 1 लिखेंगे, पावर 2 लगाएंगे। y1 की जगह पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 2 माइनस y2 की जगह पे 4, पावर 2 लगाएंगे। d लिखेंगे यहां पर अंडर रूट, 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो गया। माइनस 4 में से 2 घट जाएगा तो आपका ये होगा माइनस का 2, स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, याद रखना यहाँ पे। तो ये 4 हो गया। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और चाहे 4 + 4 8 लिख लीजिए, बात तो एक ही है। अब 4 यहां पर क्या है, ये बाहर निकल जाएगा, 2 बचेगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर देखिए यहां पर सी है 2√2, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पर tan θ = √3 लिखा है, उसी तरह के भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि cos θ लिखा कितना है, √3/2, √3/2, तो आपको cos 2θ का मान बताना है। यहां पर देखिए cos 2θ कितना होगा, तो लिखेंगे cos θ इक्वल, ये cos की टेबल में मान देखेगा तो cos में की टेबल में √3/2 मान किसका होता है, तो आप लोगों का जवाब होगा cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहां पर हम लिख देते हैं cos 30। अब cos 30 बोलें या √3/2 बोलें, एक ही बात है।
दोनों तरफ से कास और कास को हटाते हैं और यहाँ पर थीटा का मान निकल जाता है टी संग। हमको मान किसका बताना है, कास 2 थीटा। यहाँ पर कास लिख देते हैं, 2 लिखेंगे और थीटा का मान कितना लिखेंगे 30। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कास 60 और कास 60 का मान होता है 1/2 और हो गया आंसर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, समीकरण 4x² प्लस के 4kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान कितना है। तो देखो यहां पर समीकरण लिख लेते हैं, कितना है 4x² प्लस 4kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक मूल 1/2 यानी कि x का मान एक 1/2 है, तो आपको x का मान यहां पर 1/2 रख देना है। तो 4 यहां लिख लीजिएगा, इनटू का निशान लगाइएगा, 1/2 लिखिएगा, पावर 2 लगा दीजिए, प्लस 4k लिखिएगा, 1/2 लिखिएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए ये 4 लिखिएगा, 1/4 लिखिएगा, ये हो गया, प्लस 4k और ये 1/2 हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए k और k तो 4 और 4 तो कट गया, कितना बचा, यहां पर देखिए ये इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 इधर हो गया, प्लस 2k हो गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो -5 प्लस 1 ये मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा, तो प्लस 2k और ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि -5 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 4 बचेगा, उसको पक्षांतर कर देंगे तो उधर प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा तो k का मान कितना जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर k का मान 2, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन जो अगला 12 है, ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन इस ऑप्शन में से है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9 का मान कितना है, सबको जोड़ देना है, कितना होगा। तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 21 28 36 और 9 45। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा लिख देना है आपको, सेकंड ऑप्शन लिख देना है 45। अब देखते हैं 12 नंबर क्या है, साइन थीटा -1 -1 एक ब्रैकेट में, और इधर लिखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसका मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो यहां पर लिखे साइन थीटा -1 लिख लीजिएगा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1/cos थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या करिए, माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1 - साइन थीटा। क्यों लिया गया अभी पता चल जाएगा। इस ब्रैकेट में देखिए कॉस थीटा आप लिख लीजिएगा, और ये बन जाएगा 1 + साइन थीटा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 - साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + साइन थीटा, और बटे पूरे का चाहे लिख दीजिएगा तो कॉस थीटा ये हो गया। यहां तक तो कोई मुश्किल है नहीं। अब यहां देखो लिखा गया, माइनस को आप छोड़ जाइए, माइनस से भी मतलब ना रखिए। ये क्या लिखा हुआ है, 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा, ये हो जाएगा 1² - साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ये माइनस हो गया, बटे की लाइन हो गई, 1² - साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना बन जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 -
साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, अपान कॉस थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस देखो लगा है पहले से ही, और यहां लगा देंगे इक्वल, माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, कैंसिल कर दीजिए स्क्वायर से, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। और कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया है, तो समांतर माध्य को x बार लिखते हैं, तो मैंने यहां पर समांतर माध्य लिख दिया, कितना है ये 32 है। और बहुलक को z से लिखते हैं, तो z आप लिख दीजिएगा कितना है 35 है। निकालना है मध्यिका, मध्यिका को m से लिखते हैं, तो m आपको निकालना है। इसका सूत्र याद रखिएगा, ये सूत्र क्या होता है, z इक्वल ये m माइनस एक्स लिखेंगे और 3 यहां लिख देंगे और 2 यहां लिख देंगे, यानी क्या सूत्र बनेगा, बहुलक इक्वल 3 इंटू समांतर मध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। फिर से क्या देखिएगा, बहुलक इक्वल क्या हो जाएगा 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। अब बहुलक का मान 35 आप लिख जाइए, यहां पर 35 ये हो गया इक्वल 3 इंटू एम लिखा रहने दीजिएगा माइनस 2, और ये कितना जाएगा, ये समांतर माध्य 32 हो गया, तो ये 35 इधर लिख लीजिएगा, 32 दूना 64, वो भी माइनस का लिखा हुआ है, इसको इधर ट्रांसफर करिएगा तो प्लस का हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा, और 3m ये हो जाएगा, तो 3m लिख लीजिएगा, 5 और 4 मिलके 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 33 ये हो जाएगा, तो ये मध्यिका कितनी निकल जाएगी 33 यानी कि 33, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्या कहा है, दो पासों को एक साथ उछाला गया है, दो पासों को एक साथ उछाला गया है, पासों पर प्राप्त अंक जो आए उनका जोड़ 10 हो, इसकी क्या प्रायिकता है। फिर से बताइए, देखिए दो पासे आपके पास हैं, लूडो वाले वही जिनको आप खेलते हैं, तो उनमें दो पासों को एक साथ उछाला गया और 10 अंक यानी कि दोनों पर अंक कितने आए, उनका जोड़ 10 आए, इसकी क्या प्रायिकता है ये आपको निकालना है। तो देखो ये सबको पता है कि पासे पर जो नंबर होते हैं वो 1 से 6 तक के होते हैं, तो आपके पास जैसे ये दो पासे होगा, एक पासा ये और हो गया, इस पे भी नंबर 1 से 6 है। अब इनको उछाले हैं तो जोड़ 10 आए, तो पहला जो है मान लो कि इस वाले से कितना जाए, पहले वाले पासे से 4 अंक आ जाए और दूसरे वाले से 6 हो जाए, तो एक ये कंडीशन बन गई। अब इसको उछाला तो पहले वाले में जो था वो 6 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, 6 4 10 होता है। अब जरा देखिए एक और कंडीशन क्या बन जाएगी, पहले से 5 आया और दूसरे से भी 5 आया, इसके अलावा कोई शर्त नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि ये 6 6 लिख रहा है तो 6 6 12 हो गया, ठीक है, और 2 2 लिख रहे हैं तो 4 हो गया, यानी कि जोड़ कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो आपके पास केवल पहले पासे से 4 आए और दूसरे से 6 आए, पहले से 6 आए दूसरे से 4 आए, और या फिर दोनों में 5 5 आए। ये केवल 3 कंडीशन आपके फेवर की हैं और कोई कंडीशन फेवर की नहीं है। अब कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, पासे पर नंबर कितने होते हैं, नंबर है 6, और पासे कितने उछाले गए, 2 उछाले गए एक साथ, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी
तो कुल घटना हो जाएगी, कुल घटनाएं 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, या दो पासों को उछाला गया है, एक पर नंबर 6 है, दूसरे भी नंबर 6, तो 6 और 6 का गुणा कर लीजिएगा। तो कुल घटनाएं कितनी होंगी? 36 हो गई। अब हमको प्रायिकता निकालनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रायिकता। क्या सूत्र होता है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना कौन सी? 1, 2 और 3, तो आपको 3 लिखना है और बटे में 36 लिख देना है। भाग कर दीजिएगा तो 1/12 हो गया। ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा सही है। 1/12 ऑप्शन नंबर, यहां पर देखो ये फर्स्ट सही है, 1/12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आपको मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 का। क्या आंसर है? देखो ये भी अपने में बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है? कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, इसका मान कितना होता है? तो काट को आप लिखते हैं टैन, क्योंकि टैन काट का उल्टा होता है और काट टैन का उल्टा होता है। तो टैन थीटा को लिख दिया टैन थीटा ही, काट को 1/टैन थीटा लिख दिया। दोनों तरफ से टैन और टैन को हटा दिया, आंसर कितना मिल गया? एक आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन यहां पर बी सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 में पूछा गया 12,15,21 का लासा कौन है वो निकालना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। 12 लिख लीजिएगा और 15 लिख लीजिएगा और 21, इसका लासा निकाल लीजिएगा। तो 2 से देखिए कट रहा है सब, तो ये आप 2 से 2 छाक 12 हो गया, और ये 15 और 21 तो हम ऐसे छोड़ेंगे। फिर 2 से भी 3 6 कट रहा, तो 2 3 6 हो गया, और 15 और 21 तो मैंने लिख ही लिया है। उसके बाद अब देखिए 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है कुछ, तो आप 3 से यहाँ डिवाइड करिएगा, तो 3 1 आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 3 से भी कोई कटने वाला नहीं, तो यहाँ पर आप 5 से देखिए डिवाइड करिए, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। अब ये 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। अब हमको निकालना था लासा कितना है, तो लासा निकालने के लिए बस इन गुणनखंडों का गुणा कर लेना है। तो ये 2 गुणा 2 हो गया, गुणा 3 और गुणा 5 और गुणा 7 हो गया है। तो 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, और 20 और 7 का गुणा 140 हो जाएगा। 20 और 7 का गुणा कितना हो गया? 140 हो गया, और 140 का जब 3 से गुणा करेंगे तो नंबर मिल गया आपको 420, यानी 420 नंबर मिल गया। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है, 420। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन ये बताएं कि 2,3 और एक बिंदु है, दूसरा है 4,k और तीसरा है 6,-3 संरेख हैं, तो k का मान कितना है? ऑप्शन ए, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो पहले बिंदु नोट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। 2,3 है, ये पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा है 4,k, ये दूसरा हो गया, 4,k हो गया। और फिर तीसरा हो गया 6,-3। तो इसको हम लिखते हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। समरेख होने के लिए जो शर्त होती है उसको हम देखिए लिखते हैं 1/2 लिख लीजिएगा, और यहां पर x ब्रैकेट में y - y लिख लीजिएगा, फिर x लिख लीजिएगा,
y माइनस वाई लिखिएगा और फिर x लिखिएगा और y माइनस वाई लिखिएगा और ये ब्रैकेट बंद करके 0 यहां पर लिख देंगे। आप 1/2 ना लिखे तब भी काम चलेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये त्रिभुज के का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये है। अब इसको पूरा भी नहीं किया है, पूरा कैसे करेंगे देखिए, यहां पर हमने 123 लिख दिया है, ये वाला 1 उठा के आप x के साथ ऐड करिएगा, 2 और 3 लिखा है, आप ऐसे लिख जाइएगा। अब इस 2 को उठा के यहां पर लिखना है और यहां पर देखो आपको 3 और 1, ऐसे ध्यान रखना कि ये नहीं हमको 1 और 3 लिख रहा, हमको 3 और 1 लिखना है। तो 3 पहले लिखेंगे, 1 बाद को लिखेंगे, फिर x3 लिखेंगे और 1 2 लिखेंगे, ये 1 और 2 हो गया। तो इस तरह से ये आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता चल गया है, जो कि आपने याद भी कर रखा होगा। मान डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए 1/2 हमने लिख लिया, ये ब्रैकेट लगा दिया है। x1 का मान कितना है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया है, ब्रैकेट लगा के y2 का मान k है, आप k लिख लेते हैं यहाँ पे। y3 का मान आएगा, ये माइनस है, माइनस फार्मूले लगा तो प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस x2 कितना जाएगा, 4 लिख देंगे, बिल्कुल सही है यहाँ तक। y3 कितना है, y3 है माइनस का 3 और y1 कितना है, माइनस का 3, ये भी है माइनस का 3 हो गया, प्लस x3 लिख लीजिएगा, x3 का मान कितना है, 6 है, लिख जाइएगा। y1 का मान 3 है, माइनस y2 का मान k है, तो माइनस का k हो गया और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर 0 लिख देते हैं। एक बार इस मान को जरूर मिला लेते हैं, कहीं को स्लिप तो नहीं हो गया है। 1/2 लिखा था, मैंने लिख लिया, x1 के स्थान पे 2 लिखना था, 2 लिख गया है, y2 के स्थान पे k लिखना था, k हो गया, y3 के स्थान पे -3 लिखना है, लेकिन सूत्र में माइनस होने की वजह से ये प्लस हो गया, 3 प्लस का निशान लगाएंगे, x2 लिखेंगे, x2 का मान 4 है, आपने 4 लिख लिया है, ब्रैकेट लगाया। अब y3 का मान -3 है, तो -3 लिखा, माइनस y1 का मान माइनस ये 3 हो गया, प्लस x3 का मान यहाँ पर 6 है, लिख लिया, y1 का मान 3 है, ये भी लिख गया, y2 का मान k है, भी लिख गया। अब इस 1/2 का कोई काम है नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आगे देखेंगे। 1/2 हो गया, इसको जरा गुणा करिएगा तो 2k हो गया और प्लस 6 हो गया। यहां जरा देखिएगा, -3 और -3 मिलके -6 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 से तो -24 हो जाएगा, और इधर देखिए प्लस का ये 18 हो जाएगा, माइनस का 6k और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब इस 1/2 का कोई रोल नहीं दे गया, आप यहाँ पर 2k ये लिखिएगा और ये 6, 2k में से 6 के घटेगा माइनस का तो बचेगा -4k, तो -4 ये k हो गया। यहां जरा देखिएगा 24, ये आपका होगा 24 प्लस का और 24 माइनस का हो गया, क्योंकि 18 और 6 24 होता है, -24 पहले से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये भी तो कैंसिल हो गया, तो -4k इक्वल 0 हुआ और k का मान निकल जाएगा 0। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन यहां पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 0, ये हो गया। अब आया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, ये दिया है त्रिभुज ABC, तो हम यहां पर बना लेते हैं कोई त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC बन गया, A B और C। फिर कहा त्रिभुज DED, ये D लिख लिया है, ये E लिख लिया है और ये F लिख लिया है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं समरूप है, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। कौन कौन से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो गए।
अब समरूप का मतलब क्या होता है? एक रूप जैसा। ठीक है, कि यदि इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रख दें तो ये बिल्कुल एक जैसे दिखे, यानी कहते हैं ये एकदम एक रूप जैसा हो। ठीक है, तो एक रूप जैसा होने का मतलब कि यहां पर देखो ए लिखा हुआ है और यहां पर पहला अक्षर कौन डी लिखा है, तो कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है। जैसे समरूप है तो यहां पर समरूप का मन निशान लगा दिया। तो कोण ए कोण डी के बराबर, क्योंकि इन्होंने पहले बता रखा है त्रिभुज ए बी सी वो समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर। ये समरूप के लिए बताया। अब इन्होंने कहा क्या है? कोण ए का मान 75 अंश दिया, तो हम यहां पर कोण ए का मान 75 अंश लिख लेते हैं। कोण ई का मान दिया हुआ है 57 अंश, तो 57 अंश लिख लेते हैं। आपसे पूछा क्या गया है? कोण सी का मान कौन है वो बताओ, कोण सी का मान कितना है वो बताना है। तो यहां पर देखिए कोण ए का मान, तो मैंने यहां हम ऐसे बोले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 80 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 अंश। कोण ए इन्होंने बताया था 75 अंश, तो हम यहां पर 75 अंश कोण ए को लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्लस बी कोण नहीं दिया है, और आपसे कोण बी कैसे देखो? कोण बी किसके बराबर है? कोण ई के बराबर। मैंने पहले लिख दिया कोण ई का मान कोण बी के बराबर, तो कोण ई के स्थान पे आप जो है यानी बी के स्थान पे कोण ई का मान लिख सकते हैं। तो आप यहां पर बी के स्थान पे कोण ई का मान ये 57 लिख दिया है, और कोण सी बचा तो आप कोण सी को कोण सी लिख जाएंगे, 180 ये बन गया। 7 5 12 ये हो गया, और 7 5 12 और 1 13 हो गया, 132 ये हो गया, प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। अब कोण सी निकालना है तो 180 में से 132 माइनस कर देना है। यहां पर देखो जीरो में से 2 नहीं हटेगा तो पड़ोस से यहां से लाएंगे 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहां बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 48 अंश। तो कोण सी का मान निकल गया कितना? 48 अंश। 48 अंश। चेक करिएगा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो गया। अब उसके साथ साथ हम एक चीज और बता देते हैं। ये आपको त्रिभुज ए बी सी में ए कोण मालूम हो गया, और कोण बी जो है, कोण बी को लिखना चाहेंगे तो कोण बी का जो मान होगा वो कोण बी का मान कोण ई के बराबर। तो कोण बी कितना हो जाएगा? ये 57 अंश हो जाएगा। और कोण सी कितना है? ये 48 अंश है। और कोण ए यहां पर लिख देते हैं हम कितना? 75 अंश है। अब यदि हम लगे हाथ तो आपसे पूछें कि कोण डी और कोण ई और कोण एफ का मान कितना है, कोण डी कितना हो जाएगा? कोण डी हो जाएगा किसके बराबर? एक कोण के बराबर 75 अंश। ये हो गया। और कोण ई का मान तो 57 दिया था, तो कोण ई का मान चलिए 57, तो ऐसे ही लिख लें। अब कोण एफ का मान यदि बताएं तो कोण एफ का मान कितना हो जाएगा? 48 अंश। तो इस तरह से हम इसके कोण के मान भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 19 यानी कि 19। गोले का व्यास दिया है डी, और आपसे पूछा गया है आयतन कितना होगा। ऑप्शन दिया है 1/3 पाई डी की पावर 3, और ये 1/24 पाई डी की पावर 3, 4/3 पाई डी की पावर 3, और 1/6 पाई डी की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए आयतन यहां पर निकालना है, लेकिन उसके पहले व्यास दिया है। तो व्यास दिया है तो आप त्रिज्या को यहां पर निकालेंगे, तो त्रिज्या लिख लेंगे। व्यास की कितनी होती है? आधी होती है, तो r इक्वल d/2 हमने लिख दिया है। अब निकालना क्या है? आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 लिख जाइएगा, पाई की जगह पे पाई लिखिएगा, और r की जगह पर d/2 लिखेंगे, लेकिन कितनी बार, ये लिखेंगे 3 बार। क्यों लिखेंगे? क्योंकि d की पावर है, यानी r की पावर कितनी 3 है। तो अब देखो यहां पर क्या करना है, देखिए 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, 4 तो इधर से कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/3, तो ये मैंने लिख लिया है, लेकिन यहां से 2 और लाएंगे तो ये 1/2 भी यहां साथ लिख लेते हैं, और पाई d की पावर 3, तो कितना आंसर मिल गया 1/6 पाई d की पावर 3। और ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है, ऑप्शन यहां पर डी सही है, 1/6 पाई d की पावर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर, ये तो आसान है और जैसे कि पढ़ेंगे तुरंत आप लोग आंसर उधर से बता देंगे। ये लिखा है 2, 3, 7, 2, 5, 7, 5, 3, 7 का बहुलक बताओ। तो बहुलक मतलब जिसका जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा वही बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 बार 7 आ रहा है, लेकिन और 3 बार कोई नंबर नहीं आ रहा है। 2 बार आ रहा है और यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, तो बहुलक फिर कौन सा हो जाएगा, तो बहुलक हो गया ऑप्शन नंबर डी 7। अगला क्वेश्चन देखिए ये है 2, 8, 4, 6, 5 की मध्यिका क्या होगी वो निकालना है। तो देखिए मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पदों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए सबसे छोटा पद कौन है, हम यहां पर तुरंत 2 लिख लेते हैं, ये 2 हो गया। उसके बाद कौन है, ये 4 है, आप 4 तुरंत लिख जाइएगा। 4 के बाद कौन आ रहा है, 5 है, 5 लिख जाइएगा। और 5 के बाद 6 है और 6 के बाद 8 है, ये लिख लिया। लेकिन इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको पदों की संख्या गिन लेती है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, यहां भी चेक करिएगा 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि पदों की संख्या गिन ली, दोनों में बराबर बराबर आ रहा था, तो n का मान 5 निकल गया। अब ये जो 5 है ये संख्या है विषम, क्योंकि 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो आपको निकालना होगा मध्यिका इक्वल, सूत्र बन जाता है यहां पर, ये 5 + 1 करेंगे और बटे 2 करेंगे, और वहां पद, तो 5 और 1 मिलके आएगा 6/2, 6/2 लिख देंगे, और भाग कर दें तो कौन सा आएगा 3 पद। तो तीसरा पद कौन है, तीसरा पद है यहां पर 5, 1, 2 और 3, तो मध्यिका कितनी निकल गई 5, और ऑप्शन नंबर हो गया यहां पर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 22, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो लीप वर्ष होता है 366 दिन का, कितना होता है 366 दिन। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष में दिन ये हो गए 366। अब 53 रविवार लाना है, होना है, मतलब 53 रविवार कैसे हो सकते हैं, तो पहले 52 रविवार की आप बात करें तो 52 × 7 करेंगे, 7 दूनी 14, और हासिल 1, 7 × 5 35 और 1 36, तो 364 दिन तो निकल गया कितने में, ये 52 रविवार में। दिन बचे कितने, दिन बचे शेष कितने, दिन शेष बचे, शेष कितने बचे 2 दिन शेष बचे। अब 2 दिन में कैसे लिखेंगे, देखिए 2 दिन ये हो सकते हैं आपके रविवार, साइड में देखो यहां पर लिखते हैं रविवार, सोमवार,
एक दिन हो गया। फिर सोमवार और मंगलवार ये हो गया। मंगलवार और बुधवार ये हो सकता है। बुधवार और गुरुवार हो सकता है। और गुरुवार और शुक्रवार हो सकता है। और शुक्रवार शनिवार हो सकता है। और शनिवार रविवार हो सकता है। इनकी जो 2 दिन शेष बचे वो सोमवार रविवार सोमवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, बुधवार और गुरुवार हो सकता है, गुरुवार और शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, और शनिवार और रविवार हो सकता है। तो 53 रविवार कब होंगे? जब इनमें से कोई एक, इनमें से ये वाला या फिर ये वाला क्रम बनेगा, तब 53 रविवार हो जाएंगे। तो टोटल संभावनाएं कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 ये संभावनाएं हैं, 7 घटनाएं हो सकती हैं टोटल। लेकिन आपके फेवर वाली कौन है? फेवर वाली तो यही दोनों है। यदि ये इन दोनों में से कोई घटना हो जाएगी तो यहाँ पर 53 रविवार हो जाएंगे। तो आपको 53 रविवार निकालना है। तो इन दो में से तो 2 हो गई आपके फेवर में, जो 53 रविवार को बताएगी। और टोटल घटनाएं कितनी हो गई? 7। तो 2/7 ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए 2 घटनाएं आपके फेवर में हैं और टोटल घटनाएं 7 है। तो कितनी हो जाएंगे? आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही होगा, 2/7। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 30 नंबर क्या है? किसी घटना ई के लिए पीई और प्लस पी नॉट यानी घटना घटित होने की संभावना और घटना न घटित होने की संभावना का मान कितना होगा? तो देखिए, घटना घटित होना और घटना न घटित होना दोनों का जोड़ होता है 1। कितना होता है? 1। और ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा। अब मान लो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको मालूम हो और न घटित होने की निकालनी हो, तो आपको एक में से उस प्रायिकता को घटा देना और आपका आंसर न घटित होने वाला मालूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गोले की त्रिज्या को दूना किया गया है। कितना किया गया है? दूना किया गया है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी बताना है। तो देखो, यहां पर त्रिज्या को r मान लीजिए, त्रिज्या को r मान लिया तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? इसको हम S1 मान लें और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। ये तो S1 हो गया। त्रिज्या को डबल कर दिया गया, तो यहां पर त्रिज्या को जो आप डबल करेंगे तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? देखिए S2 ये हो गया 4π और 2r² हो गया। तो 4π इंटू r², ये हमने 4 अलग लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ S2 जो मान आया वो S1 का 4 गुना, क्योंकि ये मान S1 का लिखा हुआ है, तो 4S1 आप लिख लीजिएगा। S2 का मान कितना हो गया? 4S1 के हो गया, ठीक। अब आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछी गई, कितनी वृद्धि हुई? तो यदि हम आपसे पूछें कि इसमें वृद्धि कितनी हो गई, तो आप तुरंत बता देंगे 4S1 में से आप S1 माइनस कर दीजिएगा तो 3S1 की वृद्धि हो गई। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो प्रतिशत वृद्धि इक्वल वृद्धि यानी डेल्टा S अपान टोटल S1 इंटू 100। तो ये कितना आएगा? 3S1, ये तो वृद्धि हो गई, अपान S1 ये लिख लिया और 100 ये लिख लिया, ये हटा दीजिएगा। तो 300% ये वृद्धि हो गई। कितने प्रतिशत हो गई? 300% हो गई। इतना लंबा आप नहीं लगाइएगा, तो बस यहीं से आप आंसर देख लीजिएगा कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया, ठीक है।
तो पहले क्षेत्रफल कितना था, S1 था, अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका मतलब 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ने का मतलब 300% बढ़ गया। तो बस सीधा आंसर आपको यहां पर लिखना है कितना, 300%, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25, और कहा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। देखिए ये सवाल तो आसान है लेकिन गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। कैसे, जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, -4 इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक्स का मान जब निकालेंगे तो आप 4 का वर्गमूल निकालेंगे और 2 लिख जाएंगे। समझिएगा जा, अब 2 लिखने पर ऑप्शन अभी आपको क्या दिख गया, पहले ही नंबर पे ऑप्शन लिखा है 2, तो आप बिना सोचे समझे इसका आंसर आप इसमें लगा जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा -2 भी लगा है, और ये कहा ए और बी दोनों हैं, तो ध्यान रखना है किसी भी नंबर का यदि वर्गमूल आप निकालते हैं तो उसका मान प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम मान प्लस वाला लिखते हैं, माइनस वाला नहीं लिखते हैं। तो देखिए इसका जो मान आएगा वो यहां पर ये नहीं होगा, आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहां ऑप्शन -2 भी लिखा है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू +-2, और यही हो जाएगा आंसर सही। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा, ए भी सही है और बी भी सही है, इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, और राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये था रहा आज का सेशन। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए एक नए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, क्योंकि इन सवालों में जो भी हमने शामिल क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं। ये सब हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अनसॉल्व पेपर में देखेंगे, विगत वर्षों के पेपर देखेंगे जो आने वाली परीक्षा हुई है या होने वाली है, इन सबके पेपर जब आप मिलाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये हम आपसे 100% बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे जो है मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।